ओके जी, बहुत अच्छा नॉवल है ये, तस्वीर की मौत। अब इसका पार्ट 14 पढ़ते हैं। रहमान साहब ने अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया था कि फ़ोन कॉल इमरान ही की थी। इसके बाद इन्हें इसके मशवरे पर एक अमल करना था। इमरान ने सिर्फ इतना ही कहा था कि अपने दफ्तर से एक बंद गाड़ी में कहीं ले जाए जाएंगे। रहमान साहब पहले उकताहट का शिकार थे और इस सूरत से छुटकारा चाहते थे, इसलिए फ़ौरन दफ्तर से निकलकर इस गाड़ी में बैठ गए। सफ़र आधे घंटे तक जारी रहा। रहमान साहब मुसल्लह थे। गाड़ी से उतरे तो वहाँ दाया बगली हाथ होस्टर पे था। ड्राइवर इन्हें एक इमारत की तरफ ले जा रहा था जिसके चारों तरफ दूर दूर तक खेत और बागात फैले हुए थे। रहमान साहब कतई अंदाज़ा न लगा सके कि उस वक्त कहाँ थे। बेटे की अफ्ताब तबा से बखूबी वाकिफ़ थे, इसलिए किसी हिचकिचाहट के बगैर इमारत में दाखिल हो गए। ड्राइवर इन्हें एक कमरे में पहुँचाकर वापस चला गया। वो खामोशी से बैठ गए। कमरे में इनके अलावा और कोई नहीं था। दफातन बाएं जानिब से एक दरवाजे का पर्दा हटा और डॉक्टर शहरियार कमरे में दाखिल हुआ। तुम बैठ जाओ मेरे दोस्त। डॉक्टर शहरियार की आवाज़ काँप रही थी। रहमान साहब इसमें कोई तब्दीली महसूस कर रहे थे। इन्हें बैठने को कहता वो खुद भी बैठ गया। रहमान साहब मुतैयर थे। इन्हें कतई नहीं था कि इमरान के ध्यान में क्या है, यहाँ शहरियार की मौजूदगी का क्या मकसद है। और शहरियार जब इस तरह गुमसुम बैठा था जैसे अपने अलावा किसी और की मौजूदगी का एहसास ना हो। रहमान साहब इसे मुखातिब करने वाले थे कि एक जापानी लड़की कमरे में दाखिल हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो डॉक्टर? उसने तहखाना लहजे में कहा। मैं बैठा हूँ, अपने कमरे में जाओ। बहुत अच्छा, डॉक्टर कहता हुआ उठा और उसी दरवाजे निकल गया जिससे लड़की दाखिल हुई थी। रहमान साहब का हाथ बगल के नीचे रिवॉल्वर के दस्ते पर पहुंच गया। तुम कौन हो? इन्होंने लड़की को मुताखिब किया। मैं रोज़ा मैक्स हूं जनाब। वो इनके करीब पहुंचकर आहिस्ता से बोली। इमरान का है मालूम नहीं डॉक्टर के सिलसिले में तशवीश की कोई बात नहीं। इस पर आपके बेटे ने वो नुस्खा आजमाया जिसे मेरे ज़रिए आप पर आजमाया जाना था। ओह, आइए मेरे साथ। ठहरो, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम रोज़ा मैक्स हो? मैं मेकअप हूँ जनाब, आपके बेटे। ठीक है चलो, रहमान साहब ने कहा। इन्होंने रोज़ा की आवाज़ पहले ही पहचान ली थी लेकिन मज़ीद इत्मीनान करना चाहते थे। वो इन्हें दूसरे कमरे में ले आई और एक खिड़की करीब आने का इशारा किया जिस पर पर्दा पड़ा हुआ था। पर्दा थोड़ा सा खिसकाया और रहमान साहब मुतैयर रह गए। दूसरे कमरे में इनका एक हमशक्ल सोफे पर बंधा था। ज़रा बराबर भी तो फ़र्क नहीं था। रहमान साहब को ऐसा महसूस हुआ जैसे अपनी तस्वीर देख रहा हूँ। वो दरवाजे की तरफ मोड़े ही थे कि उसने अपने होठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया। रहमान साहब अपने हमशक्ल को फिर देखने लगे। दफातन इसी कमरे का पर्दा हटा और डॉक्टर शहरियार एक पठान के साथ अंदर दाखिल हुआ जो अपने रिवायती लिबास में कोई बड़ा जागीरदार मालूम होता था। अरे, पठान रहमान साहब के हमशक्ल पर नज़र पड़ते पहुँचकर रह गया। फिर डॉक्टर शहरियार से बगलगीर होते हुए बोला, ये काम किया तुमने डॉक्टर, $1,00,000 वाला, और ये $1,00,000 स्विट्ज़रलैंड में अपने लिए महफूज समझो। पठान बड़ी रौनी से अंग्रेज़ी बोल रहा था किसी अहले ज़ुबान की तरह। रहमान साहब की पेशानी पर सिलवटें उभर आईं। दूसरे कमरे में इनका हमशक्ल बेहोश हरकत पड़ा था। मरिए क्यों कर मुमकिन हुआ? काफ़ी में ख्वाब आबर दावा देकर बांध दिया। डॉक्टर भर्राई आवाज़ में बोला। वो पठान की तरफ नहीं देख रहा था। पठान आहिस्ता चलते वो उस सोफ़े के करीब पहुंचा जिस पर रहमान साहब का हमशक्ल बंधा पड़ा था। मिस्टर रहमान वो तनकर बोला, इस वक्त बैरी फ़ोन तुमसे मुखातिब है। हमशक्ल खौफज़दा अंदाज में पलके झपकाता रहा। क्या नाम तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता? बैरी फ़ोन सट लहजे में बोला। ये हमशक्ल पहले की तरह दम बखुद था। सुनो, मैंने तुम्हें मोहलत दी थी वरना तुम्हारे घर का एक एक फ़र्द मेरी दरिंदगी का शिकार हो जाता। हो सकता है तुम्हारे चलाक बेटे ने किसी तरह इस कुत्ते पर काबू पा लिया हो, लेकिन याद रखो मैं जिस कुत्ते के भी चाहूँ 12 घंटे में दरिंदा बना सकता हूँ। वो खामोश हो गया। अब रहमान साहब ने अपने हमशक्ल की भर्राई हुई आवाज़ सुनी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो कागजात जो तुमने 3 साल पहले पुर्तगाली ब्लैकमेलर सलवार से हासिल किए थे। नहीं तो फिर तुम्हें मेरे मुताल्लिक़ वो कैसे बातें मालूम हुई जिनका जिक्र तुमने डॉक्टर शहरियार से किया था? हमशक्ल ने फिर चुप साध दी। अच्छी बात है, मैं देखूंगा तुम कब तक अपनी ज़ुबान रखते हो। शायद तुम प्रोफेसर मैक्सन और फर्स्ट सेक्रेटरी का अंजाम बोल गए। इन बेचारों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हमशक्ल ने भरा आवाज़ कहा। इन्हें भी मुझ पर शोभा हो गया था और मैं किसी ऐसे आदमी को ज़िंदा देखना पसंद नहीं करता जो मेरी तह तक पहुँचने की कोशिश करे। रहमान साहब रोज़ा की तरफ मुड़े लेकिन वो मां नहीं थी। इन्होंने तवील सांस ली और बगली होस्टर से रिवॉल्वर निकाल लिया। दूसरी तरफ से बैरीफोन कह रहा था, मुझे कागजात मिलने चाहिए मिस्टर रहमान, वरना हर रोज़ तुम्हारे घर का एक एक फ़र्द दरिंदगी का शिकार होता रहेगा। और रोज़ा मैं इसका है, मैं यहाँ हूँ कुत्ते। दूसरे कमरे के किसी कोशिश से रोज़ा की आवाज़ आई और बैरीफोन उछल पड़ा। रोज़ा आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके सामने आए। वो अपनी असली शक्ल में थी और इशारिया 2.5 का पिस्टल उसके हाथ में था। क्या मतलब? बैरीफोन ताई और क्या मैं बोला, तुमने मेरे बाप को मारा जिसने हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया था। अरे वो तो बैरीफोन हंस पड़ा। हंसता रहा फिर बोला, मैं शख्स को मरगूब करने की कोशिश कर रहा था। इसने रहमान साहब के हमशक्ल की तरफ
इशारा किया, तुम झूठा अपना बोल रहे, तुमने मेरे बाप के साथ ऐसी हरकत करने की ज़रूरत नहीं कर सकते थे। यहाँ तुम एक तीर से 2 शिकार करना चाहते थे। मेरे बाप की मौत की जिम्मेदारी यहाँ की हुकूमत के सर जाती हो तो मेरे ज़रिए सर रहमान पर ब्रेन फिक्सर आजमा कर इनसे कागजात हासिल कर लेते। मैं भी करूँगा कुतिया की बच्ची यक बैक फेरी बेरीफोन बड़ा कोठा। तफन्ना रहमान साहब ने खिड़की का पर्दा हटा कर कहा, तुम अपनी जगह से चुम्बिश भी नहीं करोगे, मेरा निशाने की सेल में ख़त्म नहीं होता। बेरीफोन को बुखलाकर आवाज़ की तरह मुड़ा, उसके हलक से बेसाख्ता किस्म की चीख निकली। कभी रहमान साहब की तरफ दिखता और कभी उनके हमशक्ल की तरफ। रोज़ा ज़ोरदार कहकर आया, तुम्हारा ब्रेन फिक्सर ज़ाया नहीं हुआ। क्या मतलब? डॉक्टर शहरियार इसी के ज़ेर असर हमारे मशवरों पर अमल कर रहे कमरे में इमरान की हंस गूंजी। सामने वाले दरवाजे में खड़ा इमरान अंदाज में ऐसे कह रहा था, ये सब क्या है? तुम लोग मेरे ख़िलाफ़ कुछ भी साबित ना कर सकोगे। बेरीफान ने समाधान लेते हुए कहा, तुम्हारी सारी बकवास रिकॉर्ड हो चुकी है, उसकी वीडियो भी बन चुकी है और तुम यहाँ गैर कानूनी तौर पर दाखिल हो। अब ये खेल ख़त्म करो। रहमान साहब गिरते इसके हाथ में हथकड़ियाँ डाल दो, तुम लोग पछताओगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। सन्नाटे में एक नई आवाज़ उभरी और इमरान के हुक्म से खैर मुल्की सफ़ीर नमूदार हुआ। सफ़ीर के हाथ में हथकड़ियों का जोड़ा था। अच्छी बात है। बेरीफान पुरसकुल लहजे में बोला, आओ और मुझे हथकड़ियाँ पहना दो। नहीं, रोज़ा बोल पड़ी, कोई इसके करीब ना जाए वरना ज़िंदा नहीं बचेगा। बेरीफान ने कह लाया और रोज़ा कहती रही, इसे गोली मार देने मुनासिब होगा। नहीं, रहमान साहब बोले, इसे गिरफ़्तार कर लो। ठीक कह रही है बेरीफान, मुझे हाथ लगाने वाला ज़िंदा नहीं बचेगा। इमरान इसी दौरान में किसी तरह खिसक गया था। मैं तुम्हारे हाथ हथकड़ियाँ लगाऊंगा। सफ़ी ने सख्त लहजे में कहा, तुम मुझे भी धमकियाँ देते जा रहे हो। ठहर जाओ, रोज़ा इसके ने बोला, तुम इसके करीब पहुँचते ही ज़हरीली सुई का शिकार हो जाओगे। लड़की मैं तुझसे समझ लूँगा। बेरीफान दांत पीस कर बोला। ठीक इसी वक्त किसी तरफ से एक रस्सी बेरीफान पर गिरी, वो लड़खड़ाया और फिर छत की तरफ उठता चला गया। इसकी कमर रस्सी के फंदे में जकड़ी हुई थी। बिलाखिर रोशनदान के करीब पहुंचकर वो फ़ज़ा में झूलने लगा। रोशनदान से गुजरकर दूसरी तरफ जाने वाली रस्सी शायद किसी तरह बांधी गई थी। फंदे की गिरोह ऐसी जगह थी कि बेरीफान उसे हाथ लगाने से कासिर था और अलग फाड़ कर दहाड़ता रहा।